Today I am going to discuss on the poem of John Donne, Benediction Forwarding Morning। जैसा कि आप लोगों को इस कविता के इसका जो शीर्षक है, इसका जो अर्थ है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका तात्पर्य है कि ए बेनेडिक्शन, एक विदाई, मतलब ये कवि जो है अपनी प्रेमिका को उससे अलग होने पर ए बेनेडिक्शन ए फेयरवेल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसको मैंने बताया है। ए फेयरवेल मतलब यह एक प्रकार की विदाई है, एक प्रकार की विदाई गीत है। विदाई मतलब कि ये जो है एक विदाई गीत है, और इस विदाई गीत में किसी प्रकार की उदासी, किसी प्रकार का विलाप कतई अलाउ नहीं है। तो हम इस कविता के थोड़ा सा सारांश पर, इस कविता के सारतत्व पर, द मेन थीम ऑफ द पोएम आई वांट टू डिस्कस ऑन द मेन थीम ऑफ द पोएम। मैं इस कविता का जो सृजन हुआ था उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ये 1611 के बीच ये कविता लिखी गई है। तो हम इस कविता के थोड़ा सा अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद पैसेज वाइज हम आपको एक एक पैसेज, एक एक स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन डोने। आपने जॉन डोने के विषय में मैंने खूब डिटेल से चर्चा किया है। 1573 से 1631 इनका जो जन्म था, जन्म है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है। तो यह एक विदाई गीत है। थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। यह एक विदाई गीत है, और इस विदाई गीत को कवि जो है अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को समझा रहा है। मतलब अपनी प्रेमिका से थोड़े से अलग होने की दशा में, मतलब अपनी प्रेमिका से थोड़ा सा वो अलग हो रहा है, तो अपनी प्रेमिका को समझा रहा, अपनी जो उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है, तो उसको समझा रहा है कि ये संसार, ये हम आप क्या हैं, कैसे हैं। ये भी थोड़ा सा एक ऐसी गीत है। थोड़ा सा हम बिंदुवार उसको जो है संकलित किए हैं, एक एक बिंदु से मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ। इसके बाद मैं पैसेज को एक्सप्लेन करूँगा। इट इज सेड दैट दिस पोएम इज ए पर्सनल पोएम, मीन्स दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन इन द कंडीशन ऑफ द पर्सनल इंसिडेंट ऑफ द पोएट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस घटना का वर्णन, इस घटनाक्रम को, कवि के जीवन में जो घटना घटी है उसी के संदर्भ में इसका वर्णन किया गया है। ये पर्सनल पोएम का मतलब होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से कविता को लिखा है। मतलब उसके जीवन में व्यक्तिगत घटना घटी है जिसके बारे में उसने लिखा है, और उस कविता को उसने नाम दिया है ए बेनेडिक्शन, एक विदाई गीत। So I mean to say that this poem was written in 1611. I have told you before, explaining about the poem. It is written in 1611. ये 1611 ईस्वी में इस कविता का सृजन हुआ। So it is a personal poem. It is said that it is a personal poem. At that time, when the theme of the poem is being expressed by the poet, it is said that the poet, the speaker, and John Donne was going on a short journey. He says to his wife, he says to his beloved, he is going on a short journey। मतलब एक छोटी सी, एक संक्षिप्त यात्रा पर कवि जा रहा है। कहने का तात्पर्य होता है कि जो जॉन डोने है वो एक संक्षिप्त यात्रा पर जा रहा है, एक छोटी सी यात्रा है उसको, उसी पर वो जा रहा है। और वो जा रहा है तो वो अपनी पत्नी से कुछ कहता है, और उसकी पत्नी जो है वो वियोग में है। तो जब वियोग में है तो वह उसको समझा रहा है। समझाते हुए वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। द पोएट वॉज गोइंग ऑन ए शॉर्ट जर्नी, ही वॉन्ट्स टू विजिट
the condition of the atmosphere of France. He is going to the journey of France. I mean to say that he is addressing to his own wife and more. मतलब वो जब एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा होता है तो वह अपनी जो उसकी पत्नी है, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो प्रेमिका है, उसको स्वतः एड्रेसिंग कर रहा है, उसको स्वतः जो है प्रेरित कर रहा है, तो उसको स्वतः जो है उसके तरफ अभिव्यक्ति कर रहा है। एड्रेस का मतलब उसको स्वतः जो है बता रहा है। द पोएट वेंट फॉर ए शॉर्ट विजिट टू फ्रांस, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि द पोएट हैज गॉन टू द जर्नी ऑफ फ्रांस. He wants to visit France country. He wants to visit France places where it consisted, where it is situated. मतलब फ्रांस की यात्रा पर फ्रांस को थोड़ा सा फ्रांस की झलक को देखने के लिए वो फ्रांस पर गया है. His absence was for a few weeks. It means it is said that there is no long separation between the beloved, between the lover. मतलब कि there is not long separation, मतलब कि उन दोनों के बीच में long separation नहीं है, बहुत दीर्घकालिक, मतलब दीर्घकालीन जो है एक दूसरे से वो दोनों लोग अलग नहीं हुए हैं. उसके कहने का तात्पर्य है it means that his separation, his absence was for a few weeks. मतलब उसका जो जाने का जो सेपरेशन है, मतलब कि उसके जाने का जो अलगाव का जो टाइमिंग है वो बहुत लंबा नहीं है, वो क्या है, फ्यू वीक्स है, मतलब कुछ सप्ताहों का है. मतलब वो एक दूसरे से कितने देर के लिए अलग हो रहे हैं, कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए, उसको इट वाज मेंशन्ड बाय द पोएट इनटू द थीम ऑफ, इनटू द मीनिंग ऑफ द पोएम, फॉर ए फ्यू वीक्स, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू मंथ्स. इट मीन्स वह उसकी जो उपस्थिति है, किसकी उपस्थिति है, उसके प्रेमी की, मतलब कि जॉन डोने की जो उपस्थिति है वो कितने दिनों की है, कुछ सप्ताहों की. इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ओकेजन ऑफ सेपरेशन एंड लेमेंटेशन. तो कवि कहता है द पोएट मीन्स टू से दैट इट इज नॉट मीन्ट दैट इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ओकेजन, मतलब इसको ऐसा अवसर न माना जाए कि किस चीज़ का अवसर, कि हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और हम एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, हम एक दूसरे से जो है वो क्या कहते हैं कि दूर हो गए हैं, हमें और उसके बीच में, मतलब कि उसकी प्रेमिका के बीच में, उसके प्रेमी के बीच में किसी प्रकार की उदासी, किसी प्रकार का अलगाव का विचार नहीं है. मतलब कहने का तात्पर्य है द पोएट मीन्स टू से दैट दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ सेपरेशन, दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ लेमेंटेशन, दिस इज नॉट द decision of separation of long time. He says he is addressing to his beloved that it is not meant that, इसका तात्पर्य नहीं होता है, it is a lamentation period, it is lamentation time, it is a separation time, it is a separation or it is a occasion of separation and lamentation. मतलब ये अलग अलग होने का अवसर, विलाप करने का अवसर, एक दूसरे से जुदा होने का अवसर न समझा जाए. ये पोएट कहता है, कवि ये कहता है, मतलब कि इन द रेफरेंस ऑफ ए बेलिडिक्शन फॉर वॉइडिंग मॉर्निंग, मतलब एक शोक गीत. इसका तात्पर्य जैसा है कि एक विदाई गीत जिसमें शोक न हो, एक विदाई गीत जिसमें शोक आप समझते होंगे, शोक मना ही हो, मना हो, मतलब एक ऐसी गीत है जिसमें शोक की मनाही है, मतलब शोक आप नहीं कर सकते हो, शोक का प्रदर्शन नहीं कर सकते. शोक तो तब आप करेंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि ही इज और सी इज सेपरेटिंग फॉर हिम फॉर एवर. मतलब ये शोक तब समझा जाता है इन द व्यू ऑफ द पोएट जॉन डोने इफ इट इज ए फुल ऑफ लॉन्ग टाइम. मतलब ये जब सेपरेशन या जुदाई, मतलब ये अलगाव या ये क्या कहते हैं विलाप का दीर्घकालीन हो, तब ये शोक समझाता जाता है. अदरवाइज इट इज नॉट लेमेंटेशन, इट इज नॉट सेपरेशन. द पोएट गेव हिज आर्गुमेंट. द पोएट इज सेइंग अगेन इन द थीम ऑफ, इन द मीनिंग ऑफ द पोएम, द पोएट इज सेइंग अगेन व्हाट इज ही सेइंग, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड टू ईच अदर. वो देखिए, ही इज सेइंग इट विथ
self confidence. He is boldly saying, he is forcefully saying, क्या कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उनको एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज देयर लव इज स्पिरिचुअल, दे आर स्ट्रांगली टू ईच अदर इन द थॉट ऑफ स्पिरिट, मतलब in the thought of in spiritual thought they are attached to each other, मतलब they are attached to each other, they are strongly attached to each other in the spiritual thought, मतलब वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक दूसरे से जुटे हैं, न कि मेटेरियलिस्टिक भावों से, मतलब क्या कहते हैं भौतिकवादी पदार्थों से वो एक दूसरे से उनका विचार नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका विचार कैसा है? स्पिरिचुअल है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है, भावात्मक नहीं है. दे हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, उनका जो विश्वास है वो कैसा है? दे हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, उनका जो विश्वास है वो परिपक्व हो चुका है. उनका विश्वास कैसा है? परिपक्व विश्वास है, मतलब दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर इन द थॉट ऑफ God, in the thought of heaven, in the thought of spiritual, in the thought of spirit, मतलब कि आध्यात्मिक विचारधाराओं के अंदर उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास कैसा है? परिपक्व हो गया है. मतलब वो एक परिपक्व विश्वास के अंतर्गत वे दूसरे से क्या है? अटैच हैं, एक दूसरे से लगाव उनका बना हुआ है. और क्या है? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है. दे हैव गॉट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, मतलब परिपक्व कॉन्फिडेंस which is related to the eternal thought, it is related to the eternal thought confidence. They are believing to each other with those confidence which have come into his life, come into their life. Mutual belief, वही it is the synonym of the thought of the poet and the thought of the beloved. उसकी प्रेमिका और कवि की आंतरिक विचारधारा है, मतलब these are the word of synonyms, मतलब ये ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, मतलब there is no any corner in their heart which can defeat them, मतलब कि उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर, उनके विचारों के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं छुटी है जिसके कारण वो डिफीट कर सकते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से हार मान सकते हैं. देयर बॉडी कैन बी सेपरेटेड एट लास्ट. इन द पोएम जॉन डोने इज सेइंग दैट देयर बॉडी कैन बी सेपरेटेड, मीन्स देयर बॉडी विच इज मेड ऑफ मेटेरियलिस्टिक सबस्टेंस, मतलब उनका जो शरीर है वो किससे बना है? विच इज मेड ऑफ मटेरियल, विच इज मेड ऑफ मटेरियल, जो भावात्मा क्या कहते हैं कि सांसारिक पदार्थों से जो बना है उसको तो अलग किया जा सकता है. बट देयर सोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, देयर थॉट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम. वाई? देयर थॉट इज वेरी पॉयस, देयर थॉट इज फुल ऑफ ट्रस्ट, their thought is full of confidence, their thought is full of mutual belief. So their souls are inseparable. In the view of, in the meaning of the poem, the poet John Donne says that there are two contradiction points. First point is their body can be separated, and second point is देयर सोल्स आर इनसेपरेबल, मतलब उनकी जो आत्मा है, उनके जो आंतरिक विचार हैं, उनकी जो क्या कहते हैं कि जो इच्छा है, विच इज नॉट फुल ऑफ ग्रीडी, विच इज नॉट फुल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनीथिंग, इट इज नॉट इनसेपरेबल. वह जो है किसी प्रकार से अलगाव करने योग्य ही नहीं है, एक दूसरे से दूर होने योग्य ही नहीं है. अर्थात द सबस्टेंस ऑफ द सोल आर द थॉट ऑफ द सोल आर द थॉट ऑफ इनर सोल हैज बीन फिल्ड विथ ए फ्रेश थॉट, विथ ए फ्रेश रिलेशन, विथ ए फ्रेश लव, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो कहने का तात्पर्य है देयर आर
many development thought which has come into your poem. It is said that some thoughts which are very important for the student, it can be noted to know about the theme, to know about the meaning and explanation of the passage. So by knowing this, it can be very easy. So I hope that the student will note this point. The poet addressed his beloved on the eve of the departure of for a short journey. When he is departing, when he was departing, when he was departing on the eve of his departure, on the eve of his departure, मतलब अपने प्रस्थान के पूर्व संध्या पर, इट इज सेड, प्रस्थान, अपने प्रस्थान के पूर्व संध्या पर जो वह एक जर्नी पर जा रहा है, ऑन ए शॉर्ट जर्नी, ऑन ए शॉर्ट जर्नी, जो एक छोटी सी यात्रा पर वह जा रहा है, उस छोटी सी यात्रा के पूर्व संध्या पर यह बात कही जाती है। मतलब तात्पर्य है कि यह जो बात है, यह जो विचार है, वो कवि द्वारा किस समय प्रकट की जाती है? जब वह यात्रा की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से मिलता है। भैया यहाँ इधर से चालू नहीं कह रहे का सिलेक्ट करवा देती है। देखिए चालू रहा, अब रुका नहीं था। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, कविता का जो पहला पद्यांश है वो अंतिम है। आप किताब में देख सकते हो कविता का जो पैसेज है। तो all of us, when the student want to give the meaning of the passage, in the first step, the student should write the reference of the passage, the reference about the passage. The reference should be, it is said that जो उसका संदर्भ लिखा जाता है वो कविता और कवि दोनों का परिचय देता है, संक्षिप्त परिचय। इट इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ, it is a short introduction about the poem, about the poet. So it is written in 10 issues. These meaningful and beautiful lines. If you are writing these meaningful and beautiful lines, why there are many lines? If you are addressing
the reference by giving the address of the passage, or you are only addressing the passage, so you can write this passage. This is the second type of giving reference. So it consists, it applies single number and the line applies plural number. So you can write this passage has been taken from the poem, from the lesson. You can write from the lesson. I mean to say that there are two types of reference which can be expressed, which can be written by the student. In the first type, if you are writing these meaningful and beautiful lines, if you are writing these lines, so there are many lines, there are something lines which can be written, this meaningful and addressing the article of the passage. So these lines have been, why you are writing here has been, it means these statements which has been drawn from the passage, it is considered as a plural number. Why it takes these lines also plural number. So it can be written here as been. If you are only indicating the passage, so totally lines is merged in a passage, so it is other single number. So this passage has been taken from the poem lesson. You write here a meditation. A meditation for guiding morning. For guiding morning. It is the style of giving expression about the reference. या आपको रेफरेंस लिखने के लिए रेफरेंस कैसे आप लिख सकते हो? तो हमने आपको यहाँ पर ये बताया, I told you about the reference should be filled with the poem and the poem. So the poem, it has been written by John Dewey. So you can mention here variation for writing poetry composed by John Dewey. He was the poet. He was the writer of the poet evaluation for poetry. In the second step, if you are giving the context, it is I have told you about the context. It is the real theme. It is the central theme of the poem. मतलब इसमें जो आंतरिक विचार होते हैं, आंतरिक विषय वस्तु होती है, वो context में लिखी जाती है. So I mean to say that it only distinguishes between physical. It only distinguishes it only distinguishes. It means it is said about the central theme of the poem distinguishes physical sensor. Physical sensor. It means यहाँ पर कवि ये बताता है कि ये जो परिवर्तन है वो क्या है, एक शारीरिक परिवर्तन है. मतलब शारीरिक मतलब जो भौतिक चीजें हैं वही नष्ट होती हैं. किसने? द सेपरेशन ऑफ द बॉडी. मतलब कि जब वो एक दूसरे से जुदा होता है. सेंस ऑफ लव एंड हॉली स्पिरिचुअल लव. लव एंड हॉली स्पिरिचुअल हॉली spiritual love.
कहने का तात्पर्य है कि आप कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब जो प्रसंग का जो विचार होता है वो उस कविता का जो आंतरिक मतलब शॉर्ट में इन शॉर्ट व्यू संक्षिप्त में जो आंतरिक विचार होता है उसको 2 या 1 लाइन में आपको मेंशन करना होता है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा कविता को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का परिचय दिया, तो आप अब इस प्रकार का समझ गए होंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्लेनेशन शुड बी फिल्ड विद द थॉरो with the totally meaning of the passage or with the totally thought of the poet with the totally atmosphere of the poet, here the poet is standing or sitting, here the atmosphere of the poem has been drawn, has been taken। तो इस प्रकार से जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या होता है कि जो कविता होती है उसका परिपूर्ण वातावरण जो होता है वो सारी चीज़ें उसके मीनिंग में उसके एक्सप्लेनेशन में भरा होना चाहिए, मतलब उस एक्सप्लेनेशन के समय सारे कविता सामने आ जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट को उस कविता के पूरे जो उसका दृष्टिकोण है जो वहाँ शुरू होती है सबको वो स्टूडेंट जान जाए। तो हम इस प्रकार से आप इस कविता का जो यह जो पद्य है विलियम क्या कहते हैं जॉन डोने की जो कविता है उसके पहले पैसेज के अर्थ में हम जो है इसका एक्सप्लेन करते हैं, पहले पैसेज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इस प्रकार से आपने जो है इस कविता के रेफरेंस अबाउट द रेफरेंस ऑफ दिस passage or about the reference of any passage, the reference should be filled or the reference should be written about the poet and about the poem। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो रेफरेंस होता है उसमें कविता को पूरी कविता का जो मतलब कि जो कवि है पूरी कविता मतलब कि जो जिस पैसेज से मतलब कि कविता जहाँ से ली गई है उन सारी चीज़ों का वर्णन इसमें होना चाहिए। इस प्रकार से आपका रेफरेंस जो है वो और इन द सेकेंड व्यू देयर आर 2 टाइप्स विच कैन बी रिटेन बाय द स्टूडेंट्स इन इफ दे आर गिविंग द पैसेज सो दे शुड राइट हैज, उनको सिंगुलर नंबर में इसको मेंशन करना चाहिए। और इफ दे आर यूजिंग और दे आर अटरिंग और दे आर सेइंग अबाउट द लाइन्स, अगर वो लाइन का प्रयोग करते हैं कि ये पैसेज में पंक्तियाँ कई होती हैं, अगर वो पंक्तियों को रखते हैं पंक्तियों की बात करते हैं तो हैव बीन होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है दीज मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन और दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और लेसन ए वैलिडेक्शन फॉर अवॉइडिंग मॉर्निंग कंपोज्ड बाय जॉन डोने। मतलब कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई, कहाँ से लिखी गई है, इसका केवल इसमें उदाहरण रहता है, इसका मतलब इसमें वर्णन रहता है। अब हम आप आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज इज कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि पैसेज का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मतलब पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन करते समय 3 कॉन्सेप्ट से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है रेफरेंस। इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन so it is very necessary if you are explaining about any passage, if you are explaining any passage, so it is very necessary to write about the reference. Why? It only considered about the poet and the poem, and the second step is concept. It only consider about the about the central theme of the passage। मतलब कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें सेंट्रल थीम होता है, जैसा कि बताया गया ना। इट ओनली डिस्टिंग्विशेस, यह केवल परिवर्तित करती है। कवि ये कहता है कि ये फिजिकल सेंसस को मतलब कि जो मतलब कि जो भौतिक जो विचारधाराएं होती हैं उसको जो है ये क्या करता है बदलता रहता है। मतलब इस कविता में इस कविता के संदर्भ में कवि ये कहता है कि उसके अंदर मतलब कि जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं दोनों, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो मतलब कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि ये कह रहा है कि जॉन डोने एडमायर्स हॉली लव।
यहाँ पर जॉन डोने जो है स्पिरिचुअल लव को जो है कंसीडर करता है। यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक थॉट डज नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पर भावात्मक मतलब कि पदार्थवाचक पदार्थवादी विचारधाराओं का यहाँ पर वो है अब्सेंस, मतलब पदार्थवाचक मतलब कि जो भावात्मक क्या कहते हैं कि मेटेरियल मतलब कि जो स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब कि जो फिजिकल सेंसेस का मतलब होता है कि जो शारीरिक या क्या कह सकते हैं कि जो भौतिक पदार्थों से जो चीज़ें बनी होती हैं उनके अंत होने, उनके समाप्त होने का डर रहता है। जो चीज़ें भौतिक पदार्थों से बनी ही नहीं है तो उनको समाप्त होने का कोई डर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता है कि मतलब भौतिक पदार्थों के रूप परिवर्तन की बात करता है, और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लव है मतलब कि जो आध्यात्मिक प्रेम है उसकी प्रशंसा करता है। इस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसी एक्सप्लेनेशन में किस कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी होता है, मैं इसी पैसेज का एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ। इन दिस स्टेंजा अबाउट एक्सप्लेनिंग, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हुए कवि यहाँ पर बताता है, थोड़ा सा बहुत सरल शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन आप समझिए। मतलब जो ए वैलिडिक्शन फॉर अवॉइडिंग मॉर्निंग नाम की कविता है, उसको प्रथम स्टेंजा में पहले पैसेज में कवि क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा दो ही क्या कहते हैं पंक्तियों में उसका अर्थ एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि यहाँ मैंने कंसीडर किया है। वर्चुअस पीपुल का मतलब जेंटल पीपुल का मतलब मेच्योर्ड पीपुल का मतलब द सोल हुज सोल आर फुल ऑफ हॉली थॉट। मतलब यहाँ पर जो कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो पवित्र आत्माएं हैं, जो पवित्र विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, अर्थात साधु संत। यहाँ पर कवि ने साधु संत का तात्पर्य उनसे दिया है जिनकी आत्माएं पवित्र हैं, जिनका प्रेम पवित्र है, जिनका बंधन पवित्र है, जिनका लगाव पवित्र है, उनको यहाँ पर कवि कहता है। वो क्या कहता है, हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ऐसे पवित्र आत्माएं, वो साधु संत, वो जो पवित्र विचारधारा वाले लोग हैं। कवि यहाँ पर मना करता है क्या, आपको बार बार इस बात पर जोर दे करके बताया जा रहा है कि ये गीत है, विदाई गीत है, सेपरेशन सॉन्ग है, डिपार्चर सॉन्ग है। मतलब ये ऐसी सॉन्ग है जो विदाई के समय, मतलब जब विदाई हो रही है उसी समय ये गाया जाता है, मतलब विदाई गीत है। और उसमें कवि किसी भी प्रकार से मायूसी को कतई बर्दाश्त नहीं करता है, मायूसी की बात ही नहीं करता है। फॉरवर्डिंग मतलब मना कर रहा है, मोर्निंग विलाप को, संताप को, दुख को, तकलीफ को। अब यहाँ पर बात वही कही जा रही है, एज वर्चुअस, जैसा कि पैसेज के पहले ही पंक्ति में है कि एज वर्चुअस पीपल, मतलब कि जो धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, साधु संत लोग हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। वही दे नो अबाउट द रियल थीम ऑफ द डेथ, अबाउट द रियल जर्नी ऑफ द डेथ। मतलब मृत्यु की अंतिम जीवन की अंतिम यात्रा क्या होती है उसके बारे में उनको पता है। जीवन की अंतिम यात्रा क्या होती है, मृत्यु। मतलब जीवन जाकर के कहाँ नष्ट होता है, कहाँ जाकर के समाप्त होता है, वो डेथ, मृत्यु है। बट द पीपुल हु आर टेम्परली अटैच्ड टू ईच अदर, दे आल्सो फील अबाउट द सैडनेस ऑफ सेपरेशन एंड लेमेंटेशन ऑफ देयर बिलोव्ड। मतलब अपनी प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने पर वही लोग विलाप करते हैं जिनका संबंध, जिनका प्रेम, जिनका लगाव गहराई तक नहीं होता है। इस प्रकार से when they tell their spent soul to live in silence, मतलब कि जो साधु संत लोग हैं, अगर उनका मित्र आकर के उनको बताए कि अब आपके प्राण निकलने वाले हैं, अर्थात प्राण निकलने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चुपचाप अपने शरीर को त्याग देते हैं। यदि कोई अगर मतलब कि ऑल ऑफ सडन कोई मित्र आकर के वो कहे, मतलब कि कोई व्यक्ति ये बताए कि इट इज़ द टाइम ऑफ एंड ऑफ योर लाइफ, मतलब ये समय जो है आपका समाप्ति का है, तो क्या करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, पवित्र आत्मा वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दे रिलीज देयर बॉडी, दे रिलीज देयर सोल फ्रॉम द बॉडी,
इन ए साइलेंट एटमॉस्फेयर, मतलब चुपचाप वे अपने शरीर को त्याग देते हैं। यदि कोई मित्र आकर के उनको बताए कि आप जो है क्या है प्राण निकलने वाले हैं, तो त्याग देते हैं। देयर फ्रेंड्स मे बी सैड एट देयर डिपार्चर एंड मे वांट देम नॉट टू डाई। देयर फ्रेंड्स मे बी सैड, उनके मित्र उदास हो सकते हैं, एट देयर डिपार्चर, एट देयर डेथ, उनकी मृत्यु पर, उनके प्रस्थान पर, एंड मे वांट देम नॉट टू डाई सो एवर, और ये चाहते हैं क्या कि हमारा मित्र, ये हमारा साथी, हमारा सखा किसी भी प्रकार से मृत्यु, मतलब उसको मृत्यु न प्राप्त हो, वो मरे न, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। ऐसे उनकी संकुचित सोच होती है, मतलब इस प्रकार की सोच होती है। द वर्चुअस पीपल ग्लैडली एंड क्वाइटली लीव द वर्ल्ड, मतलब यहाँ कहा जाता है इट इज द फिनिश्ड इन इट सेल्फ, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसका अर्थ, ये कविता का यही अर्थ होता है। द वर्चुअस पीपल, वही द सेंट और साधु संत जो होते हैं, ग्लैडली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, क्वाइटली लीव द वर्ल्ड, इस संसार को बिना मोह माया के, प्रसन्नतापूर्वक, शांतिपूर्वक इस संसार को बिना मोह माया के त्याग देते हैं। अर्थात दे हैव बिकम वेरी हैप्पी, ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इफ एनी इंफॉर्मेशन, एनी नोटिस हैज कम टू अबाउट, दे हैव टू, मतलब दे आर अबाउट टू डिपार्ट, मतलब वो प्रस्थान करने वाले हों, यदि इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो वे लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता के साथ अपने शरीर को त्याग देते हैं। मैं आपको सेकंड स्टेंजा में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा इसका अर्थ। In the second stanza, let us our love, our love. This whole poem has been seen with the help of text. So this passage, I have repeated it. This passage has been taken from the poem of John Donne. It can be increased. John Donne. This passage has been taken from the poem of John Donne, a valediction forbidding mourning. Mourning का मतलब वही विलाप। And you can write again composed by, जैसा कि नाम आया है फिर लिख सकते हैं composed by John Donne. It can be written 1611. Context: in this passage, the poet compares the spiritual love and artificial love. It is said that, यह कहा जाता है कि इस कविता में जो कवि है वो वेदना प्रकट करने वाली भावनाओं से बचने की सलाह देता है। In this poem, in this passage, the poet tells to his beloved, it is said that, according to the poet tells his beloved that
कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि दे शुड डाई क्वाइटली, दे शुड डाई क्वाइटली, उनको शांतिपूर्वक मरना चाहिए। क्वाइटली ही आस्क्ड हर टू डिसेट, ही आस्क्ड हर टू डिसेट, हर टू डिसेट फ्रॉम शेडिंग, from shedding tears, from shedding tears on heavy sighs, on heavy sighs. It would be disgrace, it would be disgrace, it would be disgrace. And he again advises, he, the poet, he means the poet, advises to avoid, to avoid such feeling which is expressing, which is expressing grief. कवि यह कहना चाहता है, यहाँ पर वो एक दृष्टांत दे रहा है। इस सेकेंड स्टेंजा में, जैसा कि आपने आई हैव टोल्ड यू अबाउट रेफरेंस, इट हैज बिकम वेरी इजी, रेफरेंस हैज बिकम वेरी इजी, आई रिपीट्स अगेन अगेन, द रेफरेंस शुड बी कंसिडर्ड अबाउट द पोयम, अबाउट द पोएट। इट इज ए सिंपल थॉट, इट इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग रेफरेंस। मतलब रेफरेंस का बहुत छोटा सा विचार है, रेफरेंस का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेफरेंस में कवि और कविता के बारे में मेंशन होना चाहिए। मतलब कि आप किस कवि ने लिखा है उसको और किस कविता से लिया गया, ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ये उसमें होना चाहिए। जैसा कि मैंने कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट में कवि को, कॉन्टेक्स्ट में कवि के विचार को, जो अंतर्निहित विचार हैं, मतलब कि जो कविता के रियल थीम है, सेंट्रल थीम है, वही केवल एक्सप्लेन होने चाहिए, वही केवल इसमें आने चाहिए। इसमें पूरा भावार्थ, पूरी कविता का सारांश, पूरी कविता का टोटल अर्थ नहीं आना चाहिए। जैसे क्या है कि उसमें, जैसे इसमें बताया गया, इन दिस पैसेज द पोएट कंपेयर्स द स्पिरिचुअल लव एंड द आर्टिफिशियल। मतलब अब यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका है वो बेचैन है। वो बेचैन क्या है, उसको ये नहीं पता है यह सेपरेशन, यह जर्नी, ये कहाँ जाकर के समाप्त होगी। जैसा कि कवि ने बताया है, पहले पैसेज में मैंने आपको बताया कि जो कवि है वो अपनी एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा है। वो छोटी सी यात्रा क्या है, फ्रांस की यात्रा है, फ्रांस को देखने जा रहा है। और फ्रांस को जब देखने जा रहा है तो उसकी प्रेमिका जो, उसको बेचैनी है कि ये जो सेपरेशन है, जो अलगाव है, ये जुदाई है, ये कब फिर एक दूसरे से हम लोग मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर जो कवि, जो जॉन डोने जो दृष्टांत देता है, वो एक प्रकार से उस दुनिया से अलग हो रहा है। दुनिया से अलग हो रहा है तो अपनी पत्नी को सांत्वना देता है कि आप जो है इस पर जो है बहुत दुख खेद प्रकट मत करिए, क्योंकि ये जो मृत्यु है ये एक प्रकार का परिवर्तन है। जैसा कि क्रॉसिंग द बार में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बताया था कि यह जो परिवर्तन है, ये जो महापरिवर्तन है, यह एक नई जीवन को नई दिशा देने के लिए बना है। मतलब कि जो मृत्यु का कॉन्सेप्ट है इन द व्यू ऑफ जॉन डोने, और क्रॉसिंग द बार जो सेकेंड ईयर में आप लोग जाकर के पढ़ेंगे, क्रॉसिंग द बार नाम की कविता है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है।
तो उस कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो क्रॉसिंग दी बार जो है, बार को पार करते हुए उसने लिखा है कि जो मृत्यु होती है वो जीवन को एक नई दिशा देने का एक क्रम है। अगर व्यक्ति को मृत्यु न आए तो जीवन उसको नया जीवन प्राप्त न हो। तो हर कोई ये चाहत होती है कि आदमी एक जो है नए एटमॉस्फेयर में जाए, नए ढंग से उसका सृजन हो। तो इसलिए वो अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है कि आपको इस पर किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं कि विलाप नहीं करना चाहिए, आपको नाखुश नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। हम इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस पर। कहने का तात्पर्य है, कवि अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहता है कि द पीपुल शुड अवेयर, शुड अननोन अबाउट हिज स्पिरिचुअल लव। कवि ये कहता है कि वैसे भी यदि वो विलाप करेगी, रोएगी, कष्ट सहेगी, झेलेगी, तो लोग इसको जानेंगे। तो कवि के कहने का तात्पर्य होता है कि उसके इस आध्यात्मिक प्रेम को एक दूसरे को न बताएं। मतलब आध्यात्मिक प्रेम, अगर वो रोती है, दुख विलाप व्यक्त करती है, तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब वो विलाप करेगी, रोएगी, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कवि के कहने का जो भाव है वो इस प्रकार का है कि जैसे वो अगर विलाप करेगी, वो अगर रोती है, विलाप करती है, जैसे कि अगर उसके जाने से, देखिए यहाँ सेक्रेटली, सेक्रेसी ऑफ द थॉट बिटवीन द बिलोव्ड एंड द लवर। यहाँ पर सेक्रेटली थॉट मतलब कि जो सेक्रेट रहस्यमय जो बातें हैं वो ये हैं। कवि ये कहना चाहता है कि यदि वो विलाप करेगी तो वुड नो द वर्ड, मतलब ये संसार क्या करेगा, जान जाएगा। सो ही वांट्स टू हिज बिलोव्ड शी शुड बी साइलेंट। मतलब वो कहता है कि नहीं, और अगर आप नहीं रोगी तो संसार इसको नहीं जान पाएगा। तो यदि संसार नहीं जान पाएगा तो कवि के मन में यही विचार है कि उसके आध्यात्मिक प्रेम को साधारण लोग न जान पाएं। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि उसके प्रेम को साधारण लोग उसके प्रेम को न समझ पाएं, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो आंतरिक है। उसका जो प्रेम है आध्यात्मिक दिखावा प्रेम नहीं है कि उसकी झलक जो है लोगों को दिखाई पड़े। मतलब ये कहते हैं कि इस प्रकार से वी शुड और दे शुड ही अगेन, द पोएट अगेन एडवाइजेज टू अवॉइड, मतलब वो सलाह देता है, क्या करता है, कहता है कि बचिए, अवॉइड सच फीलिंग विच इज एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। कहता है कि उस शोक संवेदना व्यक्त करने वाले विचारधाराओं से, शोक संवेदना प्रकट करने वाले भावनाओं से कवि अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है कि उससे बचना चाहिए। इस प्रकार से जो कवि के कहने का भाव है वो यही है कि यदि वो विलाप करेगी, क्योंकि उसने शुरू में बताया है, मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, इट इज ए पर्सनल पोएम, इट है द पोएट हैज गॉन टू ए शॉर्ट जर्नी, द पोएट हैज गॉन ऑन ए शॉर्ट जर्नी ऑफ फ्रांस। मतलब वो फ्रांस की एक छोटी सी यात्रा पर गया है, और छोटी सी यात्रा क्या है, इट इज ए डाइवर्सन, इट इज ए डाइवर्सन ऑफ हिज लाइफ। So he advises his beloved that this journey is very short, which is related of his life, which is related of their life। मतलब यह यात्रा बहुत सी छोटी सी यात्रा है जो उसके जीवन से संबंधित है। तो इसकी छोटी सी यात्रा, क्योंकि he has a desire to meet them again, he has a desire to meet her again in the heaven। मतलब वो स्वर्ग में अपनी प्रेमिका से पुनः मिलेगा। he starts his new life from there, वहाँ से वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेगा, अर्थात नए जीवन का वो विचार करेगा। तो क्या कहना चाहता है, वो कहता है इस प्रकार से उसके इस रहस्यमय आध्यात्मिक प्रेम को साधारण लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, और उसको इस प्रकार से वेदना, इस प्रकार से शोक प्रकट करने की भावनाओं से बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की शोक संवेदना वाली भावनाओं से वो नहीं बचेगी तो इस प्रकार के उसके आध्यात्मिक प्रेम को, आध्यात्मिक विचार को पूरी दुनिया जान जाएगी। सो दिस पैसेज हैज बीन फिनिश्ड टुडे। आई विल डिस्कस ऑन द थर्ड पैसेज ऑफ द पोएम
ए वैलिडेशन फॉर वर्डिंग मॉर्निंग। तो इस प्रकार से यह कविता दूसरा पैसेज, इस कविता का दूसरा पैसेज सो लेटस और लव मतलब ये समाप्त होता है। और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इस बची हुई कविता मतलब ए वैलिडेशन फॉर वर्डिंग मॉर्निंग के बचे हुए अवशेष पैसेज को डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।